हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स। पहले हम डेफिनीशन देख लेते हैं, इसके बाद में जो भी यहाँ पे टर्म आए हैं उनको हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, लीनियर डिपेंडेंट क्या है। पहली डेफिनीशन मैंने लिखी है लीनियर डिपेंडेंट। तो हमारे पास एक फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, और ये लीनियर डिपेंडेंट बोला जाएगा कब? इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स हमारे पास मिलेंगे। यहाँ पे n वेक्टर्स हैं तो n स्केलर मिलेंगे, a1 a2 an, और ये सारे स्केलर इसमें से सभी जीरो नहीं होंगे, ठीक है, इसमें से कुछ नॉन जीरो होंगे सच दैट, और ये कॉम्बिनेशन a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू an अल्फा n इक्वल्स टू जीरो। और हमारे पास ये जीरो क्या है? जीरो वेक्टर होगा, ठीक है, ऑर्डिनरी जीरो नहीं होगा, ये जीरो वेक्टर होगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है तो हम वेक्टर्स का सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इसको लीनियर डिपेंडेंट बोलेंगे। तो पूरी डेफिनीशन में क्या है, हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन होगा, उसके लिए कुछ हम स्केलर्स लेंगे a1 a2 an, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे। अगर हम ये कॉम्बिनेशन इसमें अगर ये कॉम्बिनेशन हमारे पास जीरो के इक्वल आया है, और जीरो के इक्वल लाने के लिए a1 a2 और an इनमें से अगर कोई भी हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर मिल गया, ये नॉन जीरो स्केलर मिल गया, तो ये नॉन जीरो स्केलर मिलते ही ये सेट हमारे पास कैसा हो जाएगा? जो ये सेट है लीनियर डिपेंडेंट। अब लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होगा? देखो, हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है और ये लीनियर इंडिपेंडेंट बोला जा रहा है इफ़ द रिलेशन हमारे पास वही रहेगा जो लीनियर डिपेंडेंट के लिए और इंडिपेंडेंट के लिए। तो ये रिलेशन हमारे पास है a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू an अल्फा n इक्वल्स टू जीरो। तो ये जीरो वेक्टर है। अब ये रिलेशन कब सेटिस्फाई हो, कब ट्रू होगा? इज ट्रू ओनली फॉर जब a1 a2 an ये सारे जीरो हों। मतलब ये रिलेशन हमेशा एक ही वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ये सेट हमारे पास बोला जाएगा लिनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अब यही दोनों डेफिनीशन को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, तो लिनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, हम यहाँ पे दो वेक्टर लेते हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स लेने का मतलब क्या है, वेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, पहले हम वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं सेट आर लूँ तो आर क्या है? ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर लूँ तो ये कैसे डिफाइन होगा? पहले हम आर का एलिमेंट ए लेंगे, फिर बी लेंगे, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह के एलिमेंट होंगे, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? आर स्क्वायर, ठीक है। आर का दो बार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे इस सेट में वो ए कॉमा बी टाइप से होंगे। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? इसके एलिमेंट को वेक्टर बोल दिया। तो ए कॉमा बी हमारे पास क्या है? ये वेक्टर है, ठीक है। एक ये वेक्टर है, तो हम यहाँ पे अब ए और बी की वैल्यू रखते जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास एक कलेक्शन बन जाएगा, वेक्टर्स का कलेक्शन, और वो कलेक्शन क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। तो अब जब हम लिनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो वेक्टर्स की लिनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करेंगे। तो मैंने एक कोई सेट लिया ए और इसके एलिमेंट ले लिए 1,2 और 2,4। तो ये वेक्टर मैंने अल्फा 1 ले लिया और ये वेक्टर मैंने अल्फा 2 ले लिया, ठीक है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 लिनियर डिपेंडेंट हैं या नहीं, इसके बारे में पहले हम चेक करेंगे। देखो, अल्फा 1 को अगर मैं लिखूं तो ये कैसे लिख सकते हैं? अल्फा 2 को अगर मैं अल्फा 2 को लिखना चाहूँ तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम अल्फा 1। क्यों? देखो, अल्फा 2 हमारे पास क्या है? 2,4। अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर लें, तो 2 कॉमन करने का मतलब
2 पहले कंपोनेंट, इस पहली पोजीशन से भी 2 कॉमन होगा और दूसरी पोजीशन से भी 2 कॉमन होगा, तो जब 2 कॉमन होगा तो 1,2 मिलेगा, और 1,2 क्या है हमारे पास, ये अल्फ़ा 1 के बराबर है, तो अल्फ़ा 2 बराबर क्या मिला, 2 अल्फ़ा 1, और ये चीज़ हम कैसे और लिख सकते हैं, 2 अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 बराबर 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो 0 लिया जा रहा है, देखो इसमें क्या किया, इस अल्फ़ा 2 को इधर लेके आ गए, तो क्या मिल गया, ये अल्फ़ा 2 यहाँ पे प्लस का था, इधर माइनस हो गया, तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो यहाँ पे ये 0 लिखा है। अब इस 0 का मतलब है 0,0। अब 0,0 क्यों आ रहा है, जैसे हम यहाँ पे देखो, इस वाले रिलेशन में देखो यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आया, अल्फ़ा 2 बराबर 2 इंटू 1,2, तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे 2,4 माइनस 2 1 माइनस 2 बराबर, अब ये देखो क्या मिलेगा, जब हम माइनस करेंगे तो पहली पोजीशन पे 0 मिलेगा और दूसरी पोजीशन पे 0 मिलेगा, तो ये 0 हमारे पास सिर्फ सिंपल 0 इस तरह से लिखी है मैंने, ये डार्क कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये 0 हमारे पास 0,0 है। अब यहाँ पे ये रिलेशन देखो, अल्फ़ा 2 वो अल्फ़ा 1 पे डिपेंड है, वेक्टर हमारे पास अल्फ़ा 2 वो अल्फ़ा 1 पे डिपेंड है, और हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा 1 वो अल्फ़ा 2 पे डिपेंड है, मतलब दोनों आपस में रिलेटेड हैं, दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड हैं। तो लिनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन में क्या था कि वेक्टर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 हमारे पास ये वेक्टर है, सेट वेक्टर एस इज linearly dependent if there exist scalar a1 comma a2 not all zero such that क्या कंडीशन मिलनी चाहिए, a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास नॉट ऑल 0 की बात कही गई थी, स्केलर्स a1 और a2, यहाँ पे तो दोनों हमारे पास नॉन जीरो आ गए, तो सेट ये क्या हो गया हमारे पास, लीनियर डिपेंडेंट, ये हमारे पास हो गया लीनियर डिपेंडेंट सेट हो गया, ठीक है। तो लीनियर डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी वेक्टर, यहाँ पे सेट ऑफ वेक्टर्स दिया, तो कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, जैसे यहाँ पे मिल गया अल्फ़ा 2 वो 2 अल्फ़ा 1 के मल्टीप्लिकेशन मिल गया, तो इस तरह की अगर कंडीशन मिलती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन, दोनों वेक्टर आपस में रिलेटेड मिल गए, तो इस टाइप के वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स को बोलेंगे लिनियर डिपेंडेंट। अब हम एक सेट लेते हैं, दूसरा सेट S1, इसमें हम एलिमेंट लें 1,0 और 0,1, ठीक है। अब इसको मैं चेक करना है कि ये लिनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो ये हमारे पास वेक्टर है अल्फ़ा 1 और ये वेक्टर है अल्फ़ा 2, ठीक है। तो हम दो स्केलर ले लेते हैं, a1, लेट a1 एंड a2 वी एनी 2 स्केलर्स, हमने दो स्केलर्स ले लिए। अब इन दोनों स्केलर्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब क्या है कि a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 बराबर 0, तो a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 बराबर 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर a1 और a2 की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं मिली तो ये लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर 0 मिल गई तो लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो a1 अल्फ़ा 1 क्या है 1,0 प्लस a2 अल्फ़ा 2 क्या है 0,1, और यहाँ पे इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, देखो इस वेक्टर को लिखेंगे 0,0। तो यहाँ से देखो a1 हमारे पास इसमें पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a1 पहले यहाँ पे 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई होगा a1, तो a1 रहेगा, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस a2 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा पहला वाला, और यहाँ पे 1 है तो कॉमा a2, और ये किसके बराबर है 0,0। अब इन दोनों को ऐड कर दें, जब हम जोड़ेंगे तो पहला कंपोनेंट पहले के साथ ऐड होगा और दूसरा कंपोनेंट दूसरे के साथ,
तो पहला एलिमेंट जो पहली पोजीशन रखा है तो पहली पोजीशन के साथ जुड़ेगा, और जो दूसरी पोजीशन पे रखा है वो दूसरी पोजीशन के साथ जुड़ेगा। तो A1 प्लस 0 कॉमा 0 प्लस A2 बराबर किसके आया, 0 कॉमा 0। अब यहाँ से देखो A1 प्लस 0 क्या होगा, A1, 0 प्लस A2 क्या होगा, A2, और ये किसके बराबर है, 0 कॉमा 0। अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा, अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो A1 बराबर वो 0 के आया, और A2 बराबर वो भी क्या आया, 0 के। तो दोनों स्केलर हमारे पास A1 और A2 क्या है, ये 0 हैं। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट क्या है कि अगर हमारे पास स्केलर, सिर्फ हमारे पास स्केलर क्या मिले, A1 और A2, ये 0 मिले, तो 0 मिलने से क्या हुआ, ये हमारे पास लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये सेट हमारे पास कैसा हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमने यहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू फाइंड करी है इस तरह से, लेकिन जब लिनियरली डिपेंडेंट प्रूव किया था तो उसमें A1 और A2 की वैल्यू फाइंड नहीं की थी। तो एक बार हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे मेथड अप्लाई किया है वो इस पे भी अप्लाई कर लेते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि यहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अभी ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इसमें A1 और A2 की वैल्यू क्या होगी। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली थी, यहाँ से देखो A1 बराबर क्या निकला था, A1 अल्फ़ा 1, तो A1 बराबर यहाँ पे हमें 2 मिला था, और A2 बराबर -2 मिला था। तो दोनों स्केलर हमारे पास कैसे आए थे, नॉन जीरो आए थे। लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फाइंड करी वैल्यू, उस तरह से भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सेट क्या था हमारे पास, 1, 2, 2, 4। तो हम स्केलर ले लेते हैं, लेट A1, A2 वी एनी 2 स्केलर्स, ये 2 स्केलर्स मैंने ले लिए, और ये वेक्टर हमारे पास अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है। तो अब A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 बराबर, हमारे पास कंडीशन क्या है, ये 0 के बराबर है। तो 0 वेक्टर हमारे पास कैसा होगा, ये 0, 0 टाइप से होगा। ठीक है, तो इसको हम बाद में लिख लेंगे। अब A1 और A2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर A1 और A2 की वैल्यू 0 ही मिलती हैं तो हम बोल देंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट। अगर कुछ और मिलती है नॉन जीरो, तो ये सेट हमारे पास कौन सा सेट, ये सेट S, इसकी लिनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात हो रही है ना, तो इसको हम बोलेंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा 1 हमारे पास 1, 2 है, और अल्फ़ा 2 हमारे पास है 2, 4, और ये वेक्टर 0। अब इसको हम लिखेंगे 0, 0। A1 को मल्टीप्लाई कर लो, A1 हमारे पास इस पहले वेक्टर में मल्टीप्लाई होगा, तो A1 2A1 प्लस ये A2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2A2 4A2 बराबर 0, 0। अब देखो दोनों वेक्टर हमारे पास जुड़ रहे हैं, तो कैसे जुड़ेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ जुड़ेगा और सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड के साथ जुड़ेगा। तो A1 प्लस 2A2 2A1 प्लस 4A2 बराबर 0, 0। अब इनको हम इक्वल कर देंगे, तो पहला जो कंपोनेंट है वो इस 0 के बराबर होगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरी वाली 0 के बराबर होगा। तो A1 प्लस 2A2 बराबर 0, और यहाँ पे मिलेगा 2A1 प्लस 4A2 बराबर 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब 2 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, A1 प्लस 2A2 बराबर 0। तो ये इक्वेशन 1 के बराबर हो गई। ठीक है, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं A1 और A2 की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 0, 0 यहाँ पे पुट करेंगे। क्या सिर्फ A1 और A2 0, 0 ही पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम A1 बराबर अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे -2 और A2 बराबर 1 पुट कर दूं, तो -2 प्लस 2 बराबर 0,
तो यहाँ पे इसके अलावा और ये सॉल्यूशन मिला। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास और भी स्केलर्स की वैल्यू मिल रही है, a1 a2 की वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो मिल रही है। अगर सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई करती ऊपर को इस इक्वेशन को, तो हम बोल देते ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इसके अलावा और कोई a1 और a2 की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो ये लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट हमारे पास कैसा होगा, लिनियरली डिपेंडेंट। तो ये हमारे पास लिनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और वेक्टर स्पेस लेते हैं, जैसे R3 ले लें। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम 3 बार R का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, और इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, a1 a2 a3 सच दैट a1 a2 a3 बिलोंग्स टू R। तो अगर हम सेट ऑफ वेक्टर लें S 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो तुम लोग इसको प्रूव करना ये लिनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। यहाँ पे हम स्केल देखो, ये वेक्टर हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 हो जाएगा, और इसके लिए स्केलर a1 a2 a3 लेंगे, और हमें क्या प्रूव करना है, अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस a3 अल्फ़ा 3 बराबर, यहाँ पे जो वेक्टर लेंगे वो जीरो वेक्टर ये भी लेंगे। तो इसमें a1 और a2 की वैल्यू 0 0 आ रही हैं या फिर इसके अलावा आ रही हैं। अगर 0 0 आएंगी तो ये सेट हमारे पास लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर 0 के अलावा और कुछ आएंगे तो लिनियरली इंडिपेंडेंट। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, सेट लिया 1 2 1 कॉमा 1 0 1, और थर्ड हमारे पास है 2 2 2। ये हमारे पास 3 वेक्टर हैं, तो स्केलर हम ले लेंगे इसके लिए a1 a2, इस तरह से कंडीशन लेंगे और a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर a1 a2 a3 जीरो आ गए तो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अगर नॉट जीरो आए तो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स की कुछ फॉर्म होती है। अगर मैं मैट्रिक्स ले यहाँ पे एक 1 2 1 1 3 0 0 0 1, तो हमने क्या देखा था, इसको रो1 R1 R2 R3, और ये हमारे पास कॉलम है C1 C2 C3। तो किसी भी मैट्रिक्स में हम जो रो1 R1 R2 R3 है, इनको भी रो वेक्टर्स बोल सकते हैं। जैसे रो वेक्टर्स अगर मैं लिखूं रो वेक्टर्स, तो ये R1 R2 R3 है, और R1 R2 R3 को अलग अलग देखना चाहें तो R1 बराबर होगा हमारे पास 1 2 1, और R2 होगा 1 3 0, और R3 होगा 0 0 1। तो हमारे पास इस तरह से 3 वेक्टर हैं। तो ये तीनों लिनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो इनके लिए भी मेथड वही सेम रहेगा। इसके लिए स्केलर a1 a2 a3 लेंगे, तो हम a1 R1 प्लस a2 R2 प्लस a3 R3 बराबर, अब यहाँ पे हमारे पास R1 में कितने कंपोनेंट हैं, 3, तो जीरो वेक्टर जो लेंगे वो इस तरह से लेंगे। तो a1 a2 a3 की वैल्यू अगर जीरो मिली सिर्फ, तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और a1 a2 a3 की वैल्यू अगर नॉन जीरो मिली तो ये लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसी तरह से कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर्स के लिए भी हम C1 C2 C3। तो पहला कॉलम वेक्टर क्या है, यहाँ पे 1 1 0, दूसरा है 2 3 0, और तीसरा है 1 0 1। तो इसके लिए स्केलर ले लेंगे a1 a2 a3, और कॉम्बिनेशन हमारे पास वही जैसे हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया a1 c1 a2 c2 प्लस a3 c3, और यहाँ पे कॉलम हमारे पास किस तरह से है, ये कॉलम है, तो यहाँ पे जो जीरो वेक्टर लेंगे वो इस तरह से लिया जाएगा। तो यहाँ पे a1 a2 a3 की वैल्यू निकालेंगे, तो अगर वो जीरो आ गई तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, और a1 a2 a3 की वैल्यू नॉन जीरो आई तो लिनियरली डिपेंडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन को करना,
और मेथड वही सेम रहेगा जो मैंने पहले डिस्कस किया था, है ना। तो यहाँ पे एक टॉपिक इस तरह से छूट रहा था, तो मैंने यहाँ पे वो डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे अगर ये लिनियरली डिपेंडेंट आ गया तो इसकी रैंक हम क्या बोलेंगे कि 3 नहीं होगी, है ना, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से अगर ये इंडिपेंडेंट आ गया तब तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो वहाँ से हम इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पे इसकी रो और कॉलम, जैसे रैंक, रो रैंक और कॉलम रैंक, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम वहीं से रैंक बता सकते हैं, जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।